नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले हैं आज जो आपकी 11 अगस्त 2022 को आरआरबी गुवाहाटी बोर्ड का जो एनटीपीसी सीबीटी 2 का एग्जाम हुआ प्रथम पारी में फर्स्ट शिफ्ट आपके 9 से 10:30 वाली शिफ्ट है। इस शिफ्ट में जो 50 जीके के सवाल पूछे गए हैं, 50 में से यहाँ पर 40 एग्जैक्ट सवाल हूबहू सवाल मिल चुके हैं। तो एक्स्ट्रा फैक्ट से जानने वाले हैं इनका क्या आंसर होने वाला है। बहुत से कैंडिडेट कहेंगे कि एनटीपीसी सीबीटी 2 का रिजल्ट भी आ गया है, अभी कौन से एग्जाम हो रहा है। तो आपको पता होगा आरआरबी गुवाहाटी जो टोटल 21 आरआरबी हैं, उनमें से 20 आरआरबी का ही जो पहले एग्ज़ाम हुआ था आपके जून में, सभी लेवल 5, 2, 3, 6 का पहले मई में हो गया था। लेकिन गुवाहाटी आरआरबी का एग्ज़ाम है वो पोस्टपोन किया गया था, वहाँ पर लैंडस्लाइड का इश्यू हो गया था। तो अभी यहाँ पर एग्ज़ाम हुआ है गुवाहाटी का। तो देखते हैं पूछे गए 50 जीके में से जो 40 सवाल मिले हैं, एक ही आरआरबी का एग्जाम है। तो कम कैंडिडेट्स जो कनेक्टेड है टेलीग्राम चैनल से, जो भी कैंडिडेट ने सवाल सेंड किए हैं, इन सभी अभ्यर्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी अपने शिफ्ट में पूछे गए सवाल भेज सकते हो, जो भी सेकंड शिफ्ट में एग्जाम है गुवाहाटी बोर्ड का, क्योंकि 2 दिन एग्जाम चलने वाला है। आज आपकी 11 अगस्त को 2 शिफ्ट में है और 12 अगस्त को 1 शिफ्ट में एग्जाम है आरआरबी गुवाहाटी एनटीपीसी सीबीटी 2 का। तो ये आप कह सकते हो ग्रुप डी एग्ज़ाम से पहले रेलवे का ये लास्ट एग्ज़ाम है एनटीपीसी सीबीटी 2 का। तो काफ़ी आपको पैटर्न का पता चलने वाला है, किस प्रकार से अभी सवाल पूछे जा रहे हैं, करंट अफेयर्स का कब का है। तो बने रहेगा वीडियो के एंड तक। पीडीएफ फाइल ऑल शिफ्ट की एक साथ टेलीग्राम चैनल पर मिलने वाली। जो भी कैंडिडेट टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, क्लिक करके आप ज्वाइन कर लेना। तो सवाल नंबर 1 से कंटिन्यू करें, उससे पहले मैं आपको बता दूं, जिन भी कैंडिडेट ने अभी एग्जाम दिया है, तो एग्जाम में सवाल जो कैंडिडेट प्रैक्टिस नहीं करके गए हैं, 100% उनके सवाल मिस हुए हैं, पूरे सवाल अटेम्प्ट नहीं कर पाए हैं टाइम मैनेजमेंट के कारण, क्योंकि आपकी मॉक टेस्ट नहीं लगाए। किसी भी प्लेटफॉर्म से मॉक टेस्ट आप लगा सकते हो, लेकिन ज़रूरी है आप डेली मॉक टेस्ट लगाइएगा। अभी ग्रुप डी में एग्जाम में समय बहुत कम है, तो आप लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न पर आधारित टेक्स्ट बुक पर यदि मॉक टेस्ट लगाते हो तो टीटीजी के कूपन कोड यूज़ कीजिएगा, आपको एक्स्ट्रा यहाँ पर 20% का डिस्काउंट मिलने वाला। तो इस डील को आज ही आप ग्रैब कर सकते हो सफलता बंधन सेल के तहत। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। यहाँ पर ईयरली टेस्ट बुक पास है। रेलवे के अलावा एसएससी, बैंकिंग, डिफेंस यानी 500+ एग्जाम्स के मॉक टेस्ट आपको एक ही पास में मिलने वाले हैं, जो सेम एग्जाम पैटर्न और डैशबोर्ड पर आधारित रहते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप लिंक चेकआउट कीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर कंटिन्यू कर। जो पहला सवाल है, पेटा इंडिया जो पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल, तो पेटा इंडिया ने 2021 का पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड है वो किसे दिया है। तो बॉलीवुड स्टार आलिया भट्ट हैं, जो पशु प्रेमी हैं, उनको ये अवार्ड दिया जाता है। जो एथिकल ट्रीटमेंट एनिमल हैं उनके प्रति जो दया रखते हैं, पेटा इंडिया का अवार्ड है। 2021 में पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड आलिया भट्ट को दिया गया है। करंट अफेयर्स की बात करें तो एनटीपीसी सीबीटी 2 में इससे पहले जो सभी आरआरबी का एग्जाम हुआ था उसमें फरवरी 2022 तक किए हैं, इसमें भी फरवरी 2022 तक के करंट अफेयर्स पूछे गए हैं। गंगा किन 2 नदियों से मिलकर बनती है। गंगा नदी है ये भागीरथी नदी और अलकनंदा। ठीक है, तो गंगा नदी का उद्गम होता है वैसे हिमालय पर्वत में गोमुख में होता है, जो गंगोत्री ग्लेशियर है। तो वहाँ से जो बर्फ़ पिघलती है गंगोत्री ग्लेशियर से, तो भागीरथी नदी है निकलती है। और भागीरथी नदी है वो नदी हिमालय से नीचे बहती हुई अलकनंदा नदी में मिल जाती है, और वहीं से ये गंगा नदी का निर्माण हो जाता है। तो भागीरथी और अलकनंदा नदी मिलकर क्या बनाती हैं, गंगा नदी, जिसे देवप्रयाग में ये निर्माण होता है। जो पंच प्रयाग है इनमें एक देवप्रयाग भी है। तो आगे एक सवाल भी पूछे गए हैं कि रुद्रप्रयाग में कौन सी नदियों का संगम होता है। तो पंच प्रयाग का आपको पता होना चाहिए। तो बात करूँ रुद्रप्रयाग की, तो मंदाकिनी और अलकनंदा, रुद्र में मंदाकिनी और अलकनंदा, और देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी जो कि गंगा नदी आगे बनती है। और फिर बात करूँ यहाँ पर मैं कर्णप्रयाग, कर्ण है अलकनंदा के साथ पिंडर, कर्णप्रयाग में अलकनंदा पिंडर है। और जो नंद प्रयाग है उसमें अलकनंदा के साथ नंदाकिनी है। विष्णु प्रयाग में धौली गंगा और अलकनंदा नदियों का संगम है वो विष्णु प्रयाग। तो ये पंच प्रयाग के नदियों का संगम आपको जरूर पता होना चाहिए। अगला सवाल यहाँ पर, हिरन मीनार कहाँ पर है। हिरन मीनार है ये दोस्तों पाकिस्तान में है, पंजाब पाकिस्तान में शेखपुरा है वहाँ पर है। 1607 में हिरन निर्माण है हिरन मीनार का, वो जहांगीर के कार्यकाल में हुआ है, क्योंकि मुगल सम्राट जहांगीर की प्रिय मृग मनसज राज के सम्मान में ये हिरन मीनार बनाई गई है, शेखपुरा पंजाब पाकिस्तान में। लोक सेवा आयोग की कृत्य किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो आर्टिकल 320 से ये सवाल पूछा गया है। अनुच्छेद 320 में लोक सेवा आयोग के जो कर्तव्य हैं उनके बारे में वर्णन देखने को मिलता है। 320(1) में बताया गया है कि संघ और राज्य लोक सेवा आयोगों का ये कर्तव्य होगा कि वे क्रमशः संघ की सेवाएं और राज्य की सेवाओं में नियुक्तियों के लिए परीक्षाओं का संचालन करें, ये कर्तव्य होगा, आर्टिकल 320 में वर्णित है।
और भी आर्टिकल 320 के 3 खंड हैं, 1, 2। तो 2 में है कि यदि संघ लोक सेवा आयोग से कोई 2 या अधिक राज्य ऐसा करने का अनुरोध करते हैं तो उनका ये भी कर्तव्य होगा कि वह ऐसी किन्हीं सेवाओं के लिए जिनके लिए विशेष अर्हताओं वाले अभ्यर्थी अपेक्षित हैं संयुक्त भर्ती की स्कीम में बनाने और उनका प्रवर्तन करने में उन राज्यों की सहायता वो करेंगी। अगला सवाल है, उज्जैन में किस नदी पर कुंभ मेला आयोजित होता है? किस नदी के किनारे उज्जैन में कुंभ मेला, जो 4 जगह पर कुंभ मेला होता है, उज्जैन, इलाहाबाद, हरिद्वार, नासिक, उसमें से उज्जैन में होता है शिप्रा नदी के किनारे। अब प्रीवियस उज्जैन में जो कुंभ मेला प्रत्येक स्थान पर 12 वर्ष के अंतराल में ये कुंभ मेला आयोजन होता है। तो 2016 में कुंभ मेला का आयोजन हुआ था आपकी, वो उज्जैन में हुआ था। नेक्स्ट 12 वर्ष बाद 2028 में उज्जैन में होने वाला कुंभ मेला। और 4 स्थान और कौन से हैं? तो इलाहाबाद में जो प्रयाग कुंभ मेला है वो गंगा, यमुना, सरस्वती नदियों के कॉन्फ्लुएंस यानी इनके संगम पर, हरिद्वार में गंगा नदी, नासिक में गोदावरी नदी के किनारे ये कुंभ मेला। और कुंभ मेला जो हरिद्वार में हुआ 2021 में गंगा नदी के किनारे, 2021 में कुंभ मेला कहाँ पर? हरिद्वार में हुआ है। 2025 में प्रयाग कुंभ मेला होगा जो पूर्ण कुंभ मेला होगा, क्योंकि प्रयागराज में 2019 में अर्ध कुंभ मेला भी हुआ था, तो ये 2025 में होने वाला है। 2027 में होगा नासिक त्र्यंबक कुंभ मेला होने वाला है, गोदावरी नदी 2027 में। अगला सवाल देखते हैं यहाँ पर, सवाल नंबर 7। राज्यों के विधानसभाओं की संरचना किस अनुच्छेद में है? राज्य विधानसभाओं की संरचना आर्टिकल 170 में, और विधान मंडलों का गठन है वो आर्टिकल 168 में है। राज्यों में विधान परिषदों का उत्साधन या फिर सृजन, विधान परिषद आर्टिकल 169 है, और विधान मंडल का गठन 168 में है, और उनकी संरचना विधानसभाओं के 170 में है। अगला सवाल देखते हैं, कौन सा राज्य 6ठी अनुसूची में शामिल नहीं है? तो 6th अनुसूची में जो राज्य शामिल है वो कौन से हैं? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश है। तो 6ठी अनुसूची क्या कहती है कि ये जो 5 राज्य हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, तो यहाँ पर जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन के प्रावधान अनुसूची 6 में है। तो इनमें से कौन सा राज्य नहीं है? मणिपुर नहीं है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। तो मेघालय और मिजोरम जरूर है। अनुसूची 5 में अनुसूचित क्षेत्र और जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण का उल्लेख मिलता है। सीपीयू में कौन सी मेमोरी होती है? सीपीयू में होती है दोस्तों रजिस्टर मेमोरी। कौन सी? रजिस्टर मेमोरी है, जो कह सकते हो सबसे तेज मेमोरी एक तरीके से सीपीयू में यही मेमोरी रहती है। सेबी किसे विनियमित करता है? सेबी जो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, वो एक तो आपकी जो एक्सचेंज है आपकी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हो गया, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हो गया, उन पर नियंत्रण है वो सेबी करती है। और स्टॉक एक्सचेंज में क्या होता है? पूरे मार्केट का डाटा रहता है, जो फ्लक्चुएशन रहते हैं मार्केट के, और जो डीमैट अकाउंट ओपन करवाते हैं किसी भी ब्रोकर के जरिए, वो सारा डाटा है वो किनके पास रहता है? जो स्टॉक एक्सचेंज हैं, और उन सभी को कंट्रोल करती है सेबी। एक तरीके से शेयर या फिर स्टॉक मार्केट को कंट्रोल करती है सेबी। इसकी स्थापना 1988 में हुई है वैसे, और जो वैधानिक मान्यता मिली है 1992 में मिली है 30 जनवरी को। हेडक्वार्टर मुंबई में है। मार्च 2022 में सेबी के अध्यक्ष बने हैं, वो बने हैं दोस्तों मधुबाई पुरी बुक। तो ये जरूर याद रखना, माधवी पुरी बुच जो है वर्तमान में सेबी की चेयरमैन है। किस वेद में तंत्र मंत्र जादू टोना का उल्लेख मिलता है? तंत्र मंत्र जादू टोना का उल्लेख है वो अथर्ववेद में मिलता है। कौन से वेद में? अथर्ववेद में। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रचलित फसल नृत्य के रूप में कौन सा नृत्य है जो मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में है? और एक फसल नृत्य है तो जावरा नृत्य है, जो वहाँ की पुरुष और महिलाएं अपने ज्वार की फसल की कटाई के बाद धन और खुशी का जश्न मनाने के लिए फसल नृत्य है, जिसका नाम है जावरा, मध्य प्रदेश की बुंदेलखंड क्षेत्र का। भारत वन स्थिति रिपोर्ट से सवाल लगातार पूछे जा रहे हैं। CBT 2 में इससे पहले जो एग्जाम जून में हुए उनमें भी आया था। तो भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 एकदम कंठस्थ कर लेना, ग्रुप डी में एग्जाम में सवाल 100% आने वाला है। तो भारत वन स्थिति रिपोर्ट पहले 2019 थी, अभी 21 में जारी हो चुकी है। तो इसमें कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं जिसमें 33% से अधिक भौगोलिक क्षेत्र हैं वो वन आच्छादित हैं? तो टोटल 17 राज्य और यूटी हैं जहां पर 33% से अधिक भौगोलिक क्षेत्र है वो वन आच्छादित है। और इन 17 राज्यों में से ऐसे कितने राज्य हैं जहां पर 75% से अधिक वन क्षेत्र हैं? तो इन राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में से 5 राज्य और यूटी जो लक्षद्वीप, मिजोरम, अंडमान निकोबार, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय में 75% से अधिक वन क्षेत्र हैं, जबकि 12 अन्य राज्य और यूटी हैं जो मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, गोवा, केरल, सिक्किम, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, दादर नगर दमन दीव, असम, ओडिशा में
33 से लेकर 75% के बीच में वन क्षेत्रफल है। अब पूरी थोड़ी और रिपोर्ट की ओर नज़र डालते हैं आने वाले एग्जाम्स के लिए। भारत वन स्थिति रिपोर्ट है जहां से अक्सर एग्जाम में सवाल आता है। एक तो ये रिपोर्ट 13 जनवरी 2022 को केंद्रीय वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने 17वीं ये वन स्थिति रिपोर्ट है भारत की 2021 जारी की है। अब भारत में टोटल वन और वृक्ष दोनों का आवरण अलग अलग है। अब देश में कुल वन और वृक्षावरण टोटल फॉरेस्ट और ट्री कवर देखें तो वो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 24.62% है। तो ये परसेंटेज याद रखना। साथ साथ ये जो फिगर है 8,09,537 वर्ग किलोमीटर में टोटल वन और वृक्षावरण है जो भौगोलिक क्षेत्रफल का 24.62% है। अब इनमें से वन आवरण कितना है और वृक्ष आवरण कितना है, तो बात करूं जो फॉरेस्ट कवर है वन आवरण है वो सबसे अधिक है और वृक्ष आवरण बहुत कम है। वन आवरण है 7,13,789 वर्ग किलोमीटर जो भौगोलिक क्षेत्रफल का 21.71% हो जाएगा। 21.71 और 24.62 ये डाटा याद रखिएगा। 2019 में कितनी वृद्धि हुई, तो 2019 के सापेक्ष यहाँ पर वन और वृक्ष आवरण में जो परसेंटेज में वृद्धि अभी 24.62 है वो हुई है 0.28% की वृद्धि हुई है 2261 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें वन आवरण में वृद्धि हुई है वो 0.22% और वृक्ष आवरण में हुई है 0.76% है। अब नेक्स्ट बात करूं क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन आवरण वाले राज्य कौन से हैं। सबसे अधिक वन क्षेत्रफल है मध्य प्रदेश का, पूरा है 25.14% है टोटल क्षेत्रफल का। मध्य प्रदेश अकेला यहाँ पर कवर करता है। अरुणाचल प्रदेश है, उसके बाद छत्तीसगढ़, उड़ीसा। टॉप 5 जरूर याद रखिएगा वन आवरण में। और एक परसेंटेज वाला भी एग्जाम में सवाल आ जाता है कि सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत वाला पूरे राज्य में जितना क्षेत्रफल है उनमें से 84.53% जो कि सर्वाधिक शेयर करता है मिजोरम वन आवरण परसेंटेज है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश यहाँ पर भी सेकेंड है, मेघालय, मणिपुर और नागालैंड का स्थान है। और जो वृद्धि की बात करूँ तो वन आवरण में सबसे अधिक वृद्धि दर्शाई गई है 2019 के सापेक्ष, तो तेलंगाना में सर्वाधिक है, उसके बाद आंध्र प्रदेश है और सबसे कमी आई है, अधिक कमी पूर्वोत्तर के 5 राज्यों में देखने को मिली है वृद्धि में। अगला सवाल लिखते हैं यहाँ पर खुशहाली रिपोर्ट में भारत का कौन सा राज्य सबसे खुशहाल है। अब देखिए ये रिपोर्ट एक तो 2020 में जारी हुई है इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट के नाम से। इसमें सबसे खुशहाल राज्य था वो मिजोरम, उसके बाद पंजाब। एक अभी अप्रैल 2022 का भी डाटा है जो कि HR फर्म हैप्पी प्लस कंसल्टिंग के द्वारा है, जिनके अकॉर्डिंग सबसे खुशहाल राज्य है वो हिमाचल प्रदेश बताया और सबसे दुखद है वो उत्तर प्रदेश बताया है। अब 2022 में एक तो दोस्तों जो SDSN सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा जो ग्लोबली खुशहाली सूचकांक जारी किया जाता है उसमें भारत का 2022 में रैंक 136वीं है, 2021 में 139वीं है, तो 3 कदम ऊपर 136वें स्थान पर 2022 में, जिसमें फिनलैंड लगातार टॉप कर रहा है। तो फिनलैंड सबसे खुशहाल है और अफगानिस्तान सबसे दुखी देश हो जाएगा। विजयनगर की स्थापना किसने की है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना है हरियर फर्स्ट और बुक्का राय फर्स्ट ने 1336 में की है। हरियर और बुक्का राय है वो संगम डायनेस्टी के ये शासक रहे हैं। किस संविधान संशोधन के तहत 11वां मौलिक कर्तव्य ऐड किया गया, या फिर पूछा जाता है आर्टिकल 21A जो शिक्षा का अधिकार है वो कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के जरिए ऐड हुआ है। तो 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 के जरिए 11वां मौलिक कर्तव्य ऐड हुआ है जो कि राइट टू एजुकेशन देता है, फंडामेंटल राइट है। चिल्ड्रन जो 6 से 14 वर्ष के बीच में है उनका शिक्षा का अधिकार है। 11वां मौलिक कर्तव्य भी इस तरह से ऐड हुआ है। 7वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य क्या है। आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था की स्थापना, रोजगार के पर्याप्त अवसर पैदा करना। तो जो भी 12 पंचवर्षीय योजना है उनका लक्ष्य पता होना चाहिए। पहली का था कृषि पर आधारित था, दूसरी औद्योगिक विकास पर थी, तीसरी अर्थव्यवस्था को गतिमान और आत्मनिर्भर, चौथी है चौथी पंचवर्षीय योजना है पहला स्थिरता के साथ विकास और दूसरा आत्मनिर्भरता की स्थिति प्राप्त करना, 2 लक्ष्य। 5वीं कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता, इसके बाद उद्योग और खान को वरीयता। 6ठी में गरीबी उन्मूलन और तकनीकी आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। 7वीं आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था की स्थापना और रोजगार के पर्याप्त अवसर जो आपको पूछा है। 8वीं मानव संसाधन विकास जैसे रोजगार, शिक्षा, सार्वजनिक जो स्वास्थ्य है इनके विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता है 8वीं। 9वीं में न्याय और समावेश के साथ विकास। 10वीं में अगले 10 वर्षों में भारत की प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करना 10वीं में। 11वीं तेज और अधिक समावेशी, 11वीं और 12वीं से अक्सर एग्जाम में सवाल आ जाता है। अब तेज और अधिक समावेशी के साथ सतत विकास है वो 12वीं में। नेक्स्ट वाला लिखते हैं WHO के द्वारा जारी की गई वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार 2020 में सबसे अधिक शरणार्थियों को शरण किस देश ने दी है। तो सबसे अधिक शरणार्थी हैं जो शरण दी है वो USA में ली है। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सबसे अधिक अमेरिका में प्रवासन हुआ है जो कि पूरे प्रवासियों की संख्या का 18% यहाँ पर गए हैं।
और जो यहाँ पर बात करूँ, भारत, बांग्लादेश और थाईलैंड 3 जो सबसे शीर्ष देश हैं दक्षिण पूर्वी एशिया के, जहाँ पर 2020 के दौरान सबसे अधिक प्रवासी और शरणार्थियों को शरण दी गई है एशिया क्षेत्र में। नेक्स्ट सवाल, भारत की कुल प्रजनन दर कितनी है? अब टोटल प्रजनन दर आपको पूछा है, फर्टिलिटी रेट TFR है। इसका मतलब है एक महिला के उन बच्चों की कुल संख्या जो किसी महिला के अपने जीवन काल में पैदा होते हैं, जो हमारे 2 वाली नीति है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो 2 आ गई है, भारत की कुल प्रजनन दर है, जनसंख्या पर नियंत्रण हो रहा, मतलब 2016 में ये 2.2 थी। ये डाटा है दोस्तों राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 का, जिसके मुताबिक भारत की कुल प्रजनन दर अभी 2021 के अकॉर्डिंग 2 आ चुकी है। और 5 ऐसे राज्य जहाँ पर सबसे अधिक प्रजनन दर है, बिहार है, उसके बाद मेघालय, उत्तर प्रदेश, ये वाले राज्य हैं। अगला सवाल है, ई कोलाई जो बैक्टीरिया है वो मानव शरीर के किस अंग में पाया जाता है? तो इंटेस्टाइन है, जो आंतें हैं, पेट में पाया जाता है, ई कोलाई बैक्टीरिया है। ये नुकसानदायक नहीं होता है। अजात शत्रु किस वंश का शासक था? हर्यक जो डायनेस्टी है, हर्यक वंश है, उनका ये शासक रहा है अजात शत्रु है। जो प्रथम बौद्ध संधि हुई थी वो अजात शत्रु के काल में हुई थी 483 ईसा पूर्व में राजगृह में। और अजात शत्रु हैं, इनके पिता थे बिंबिसार, उदयन पुत्र था, और ये महावीर और गौतम बुद्ध दोनों के समकालीन थे। नोबेल प्राइज है जो लिटरेचर का, साहित्य का 2021 में दिया गया है। तो 2021 साहित्य का नोबेल प्राइज है जो लिटरेचर का दिया गया है वो लार्ज साहित्य लार्ज होता है, तो अब्दुल रज्जाक गुरना को दिया गया है। LLB लिटरेचर अब्दुल रज्जाक जी गुरना। अगला सवाल लिखते हैं यहाँ पर, 1848 से 1856 के मध्य भारत का गवर्नर जनरल कौन रहा है? तो लॉर्ड डलहौजी हैं। डलहौजी की राज्य हड़प नीति आपको पता होगा, वेबगत का सिद्धांत है, और इस नीति के तहत सबसे पहले विलय किया गया राज्य था वो सतारा था। यहाँ से एग्जाम में सवाल आता, तो ये राज्य हड़प नीति 1848 में सतारा को विलय किया उन्होंने, जैतपुर को किया 49 में, 50 को बघाट को, 52 को उदयपुर, 53 को झांसी, नागपुर 54, करौली 55, अवध को किया 1856 में। तो अवध से सवाल आता है, एक सतारा से आता है। अवध कब मिलाया गया था है राज्य हड़प नीति के तहत? 1856 में। यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा? यूरेनियम का है कजाकिस्तान। बुशमैन जनजाति से एक सवाल है, तो ये दोस्तों अफ्रीका के करारी मरुस्थल की जनजाति है। नेक्स्ट सवाल यहाँ पर, आर्किटेक्चर के लिए 2022 का रीबा रॉयल गोल्ड मेडल से किसे सम्मानित किया गया? दिसंबर 2021 का करंट अफेयर्स है। रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट रीबा के द्वारा जो रॉयल गोल्ड मेडल दिया गया है 2022 का, वो भारतीय वास्तुकार बाल कृष्ण दोषी को दिया गया है रॉयल गोल्ड मेडल। उस्ताद फयाज खान किस घराने से संबंधित हैं? आगरा घराना। आगरा घराने के जन्मदाता तानसेन के दामाद हाजी सुधान साहब थे। नेक्स्ट वाले यहाँ पर नंबरिंग मिस हो गई है। तो खुदाई खिदमतगार के नाम से चलाया गया लाल कुर्ती आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन है? खुदाई खिदमतगार के नाम से चलाया गया है, लाल कुर्ती आंदोलन कह दो या फिर खुदाई खिदमतगार कह दो। इनके जो लीड किया है ये मोमेंट किसके द्वारा किया गया है? अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा 1929-30 में। अब खुदाई खिदमतगार एक फारसी शब्द है जिसका अर्थ है ईश्वर की बनाई हुई दुनिया के सेवक है। लाल कुर्ता आंदोलन है अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में है। सीवीडी फर्स्ट में आ चुका सवाल है ये, उसमें था लाल कुर्ता आंदोलन के संस्थापक है, यहाँ पर खुदाई खिदमतगार नाम, उसमें मैंने एक्स्ट्रा फैक्टर बताया भी। तो आप यदि सीवीडी फर्स्ट एनटीपीसी में जो 2020-21 में 133 बारे में हुआ, यहाँ पर शेप में 40 सवाल एक्स्ट्रा फैक्ट से काफ़ी सवाल यहाँ पर पूछे गए हैं एनटीपीसी सीवीडी 2 में भी। तो ये पीडीएफ आप 5320 क्वेश्चंस की डाउनलोड कर सकते हो वेबसाइट में। किस प्रकार डाउनलोड करनी है, डेमो वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप देख लीजिएगा। अगला सवाल है, नीलगिरी पहाड़ियों के दक्षिणी छोर की जो पास है दर्रा है वो कौन सा है? दक्षिणी छोर में नीलगिरी पहाड़ियों के दक्षिणी छोर का दर्रा है पाल दर्रा, पालकड़ दर्रा आप कह सकते हो। ये तमिलनाडु के कोयम्बटूर और केरल में पालकड़ के बीच में है। एंडीज पर्वत श्रृंखला का निर्माण किन दो प्लेटों के टकराने से हुआ है? एंडीज पर्वत श्रृंखला, रॉकी पर्वत श्रृंखला है, ये महासागरीय और महाद्वीपीय प्लेटों के मध्य अभिसरण हुआ है। महासागरीय और महाद्वीपीय बात करूं मैं एंडीज की, तो दोस्तों दक्षिण अमेरिकी प्लेट और नजाका प्लेट के अभिसरण से दोनों प्लेटों के अभिसारी प्लेट हैं वो सीमा एंडीज पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ है। और रॉकी पर्वत श्रृंखला भी ये महासागरीय और महाद्वीप के हैं जो प्रशांत व कोकोस महासागरीय तथा उत्तरी अमेरिकी प्लेट के अभिसरण से हुई है। अन्य जैसे बात करूं मैं आल्प्स हो गई, एटलस पर्वत का निर्माण किससे हुआ है? तो आल्प्स और एटलस का हुआ है यूरेशियाई और अफ्रीकी प्लेटों के।
और बात करूँ हिमालय का, तो हिमालय पर्वत है यूरेशियाई और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के अभिसरण से, जहां पर ग्रत भी है, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान का निर्माण भी हुआ इसी से। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन इंटरनेशनल सोलर एलायंस है, ISA है, जिसका हेडक्वार्टर भारत में है दोस्तों, गुरुग्राम भारत में है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन जिसका हेडक्वार्टर भारत में, ये ISA है। तो इसका 101वां सदस्य देश अभी बना है USA। कौन सा? अमेरिका बना है। ISA की स्थापना 30 नवंबर 2015 को हुई है। वर्तमान में ISA के जो डायरेक्टर जनरल महानिदेशक है वो अजय माथुर है। सर क्रिक ज्वारीय मुहाना क्षेत्र कहाँ पर है? सर क्रिक है कच्छ का रण, गुजरात में। सर क्रिक ज्वारीय मुहाना है, एचुरी है, ये कच्छ में है। और यहाँ पर एक विवाद भी है सीमा का भारत और पाकिस्तान के बीच में, जो कि 96 किलोमीटर लंबे मुहाने को लेकर है। भारत की गुजरात और पाकिस्तान के सिंध प्रांत को ये अलग करता है। फोर्ब्स इंडिया 30 अंडर 30 2022 में कौन सा भारतीय स्पोर्ट पर्सन शामिल है? इंडिया 30 अंडर 30 फोर्ब्स की जो लिस्ट है उसमें भारतीय स्पोर्ट पर्सन शामिल है, 2 हैं। एक दोस्तों वंदना कटारिया है, हॉकी की खिलाड़ी, और एक लक्ष्य सेन है, बैडमिंटन की। कालाहारी मरुस्थल कहाँ पर है? साउथ अफ्रीका में है, जो बोत्सवाना, नामीबिया और साउथ अफ्रीका को कवर करता है। अब प्रमुख मैं मरुस्थल की बात करूँ, डेजर्ट की बात करूँ, तो तकला मकान है, ये चीन में है, सिजियांग चाइना में है। संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल थार, गोबी मरुस्थल मंगोलिया में, नूबियन मरुभूमि है सूडान में, मोजेओ मरुस्थल USA में है, और विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है वो है गोबी मरुस्थल, और विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है अट्टाकामा, और अट्टाकामा है चिली में, सहारा है उत्तरी अफ्रीका में। विश्व का मरुस्थल विहीन महाद्वीप का कोई भी मरुस्थल नहीं है यूरोप में। अलगेजीरा है सूडान में, पेटागोनिया है अर्जेंटीना में, रूब अल खाली है सऊदी अरब में, और सोनेरान है मैक्सिको में। ये प्रमुख मरुस्थल। अब एक राष्ट्रीय जलमार्ग से भी क्वेश्चन था, एग्जैक्ट सवाल स्टूडेंट नहीं बता पाए हैं। क्या सवाल था? जो कैंडिडेट याद कर पा रहे हैं कमेंट सेक्शन में बताना। राष्ट्रीय जलमार्ग है प्रमुख जो नेशनल वाटरवे 1, 2, 3, 4, 5 से अक्सर सवाल आ जाते हैं। ये किन को कनेक्ट करता है, कितने किलोमीटर है, कौन सी नदी से है? तो बात करूँ नेशनल वाटरवे फर्स्ट है प्रयागराज और हल्दिया को कनेक्ट करता है, गंगा ब्रह्मपुत्र हुगली नदी पर है, और ये 1620 किलोमीटर है इसकी लेंथ है नेशनल वाटरवे फर्स्ट की। नेशनल वाटरवे सेकेंड है सदिया धुबरी को कवर करता है, ब्रह्मपुत्र नदी पर है असम में, ठीक है, 891 किलोमीटर है। 3 है कोलम कोझिकोड केरल को कनेक्ट करता है, 205 किलोमीटर की लेंथ है। और नेशनल वाटरवे 5 है उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में, 623 किलोमीटर की लेंथ है। टोटल 111 नेशनल वाटरवे हैं। और भारतीय जो अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण है इसकी स्थापना 1986 में हुई है, हेडक्वार्टर नोएडा में है। किस वर्गीकरण विधि में अशुद्धियाँ नीचे बैठ जाती हैं? तो लिक्विड में उपस्थित कण का जमीन पर बैठ जाना वो होता है सेडिमेंटेशन, अवसादन आप कहेंगे इसे। MS वर्ड में न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करने की शॉर्टकट की है। तो कंप्यूटर के 2 सवाल जो पूछे गए हैं, एक तो ये CPU की मेमोरी जो रजिस्टर का था, एक यहाँ पर MS वर्ड में जो न्यू डॉक्यूमेंट आपको क्रिएट करना तो शॉर्टकट Ctrl+N है, और कोई पहले से क्रिएट डॉक्यूमेंट को ओपन करना है वर्ड में तो Ctrl+O से आप करेंगे। एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, स्टूडेंट बता रहे हैं कि रानी विक्टोरिया है जो ब्रिटेन की महारानी रही है, उन्हें अभी 6 फरवरी 2022 तक कितने साल हो चुके हैं? बात करूं मैं क्वीन विक्टोरिया की, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन और आयरलैंड की रानी रही है। 1837 से 1901 में उनकी मृत्यु, तो 1901 तक थी क्वीन विक्टोरिया। अब किस टाइप से ये सवाल पूछे गए हैं आप साल लगा सकते हो। 100+ हो चुके हैं, 100 अभी 22 चल रहा है, 121 के आसपास। बाकी वर्तमान रेफरेंस से पूछा तो वर्तमान में यूके की जो क्वीन है वो एलिजाबेथ सेकेंड है जो 1952 से है। तो ये 6 फरवरी 2022 है, तो यहाँ पर भी 6 फरवरी 1952 से कंटिन्यू है। तो इनका फिक्स साल बैठता तो यही पूछा होगा। एलिजाबेथ सेकेंड है जो यूके की महारानी है, उनको कितने साल हो चुके हैं? 6 फरवरी 1952 जो वो महारानी बनी है, तो 6 फरवरी 2022 तक पूछा। तो इसको आप देखेंगे तो लगभग 70 साल हो चुके हैं। अगला सवाल लिखते हैं, 1 क्वेश्चन और पंचायती राज से एक सवाल था, एक क्वेश्चन है MSME से था। तो ये 2 सवाल एग्जैक्ट स्टूडेंट नहीं बता पा रहे हैं, थोड़ी लैंग्वेज समझ में नहीं आई होगी। तो जो कैंडिडेट हैं सही रिमेंबर कर पा रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में बता देना। 2-3 ऐसे सवाल हैं जो सही रूप से नहीं मिले हैं स्पष्ट रूप से। तो इस प्रकार 50 में से ये 40 के आसपास सवाल यहाँ पर मिले हैं। आज जो आपके NTPC Civil 2 का एग्जाम हुआ है RRB गुवाहाटी जोन का फर्स्ट शिफ्ट में, आपने क्या कितने अटेम्प्ट किए हैं और वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलते हैं सेकंड शिफ्ट की वीडियो के साथ। वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों।